आईएएस के इस महत्वपूर्ण मंच से आप सभी दर्शकों का, जिज्ञासुओं का स्वागत। व्योमा आईएएस इति संस्थायाः मंचतः समेषां संस्कृतानुरागिणां कृते स्वागतं व्याहरामि। अद्याहं यथा पूर्वं कथितं मया तद्वदेव संस्कृतस्य समासरूपाणि, समासगतरूपाणि कथं लेखनीयं तस्य खलु अत्र अभ्यासः क्रियते, तत् श्रूयताम्। एकः शब्दः अस्ति तत्र सचक्रम। अत्रावलोक्यताम्। आईएएस परीक्षायां यत् संस्कृतं पृच्छ्यते, ये प्रश्नाः पृच्छ्यन्ते, ते प्रश्नाः कथं समाधेयं, कथञ्च 50-30 अंकान् वयं प्राप्तुं शक्नुमः, एतदर्थमेव अस्मदीयं प्रयासः। हम संस्कृत की परीक्षा में, आईएएस में 350 से अधिक अंक कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमारा ये प्रयास है। आप देखेंगे संस्कृत को जिस हल्के ढंग से लिया जाता है, वास्तव में उस हल्के ढंग से ले जाने पर उसके अंक भी उसी तरह से हल्के हो जाते हैं। यदि आप इसे विशिष्ट ढंग से लें, जो हमारी परंपरा रही है संस्कृत के विद्वानों की, जिस ढंग से शास्त्रीय संस्कृत लेखन किया जाता है, उसी ढंग से यदि हम लेखन करें तो निश्चित रूप से हमारे जो अंक हैं, देखिए होता ये है कि संस्कृत लेखन के संदर्भ में दो बात ध्यान में रखनी है। खाली संस्कृत लेखन ही नहीं, हर परीक्षा से संबद्ध जो सामग्री होती है उसमें दो बात महत्वपूर्ण होती है। एक बात तो ये कि आप अपने ढंग से लिख रहे होते हैं, आप अपने ढंग से लिख रहे होते हैं, आपका स्तर सामान्य होता है और उसी के अनुपात में विशेषज्ञ आपकी परीक्षा की कॉपी को देख करके फिर आपको अंकन करता है। तो स्पष्ट है, यदि कोई विद्यार्थी अपने ढंग से लिखेगा तो वो अपने ढंग से अंक भी प्राप्त करेगा। यदि वो विद्यार्थी विशेषज्ञ के ढंग से लिखेगा, विशेषज्ञ के अनुसार, विशेषज्ञ के मंतव्य को छुएगा, विशेषज्ञ की परंपराओं का विशेषज्ञ के मन मस्तिष्क को स्पर्श करेगा, प्रभावित करेगा, दूसरे शब्दों में शुद्धता के साथ उनके मानक को स्पर्शित करेगा, स्पर्श करेगा, तो निश्चित रूप से परीक्षक उसे अंक देगा। हमारी समस्या ये है संस्कृत के बारे में कि हम अपने ढंग से संस्कृत को लिख रहे हैं। हम विशेषज्ञ के ढंग से, जो विशिष्ट ज्ञानी जन हैं, उनके स्तर को हम स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये गड़बड़ियां हो रही हैं। तो किसी भी विशेषज्ञ के ढंग को स्पर्श करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए केवल एक ही तरीका है और वो है स्वाध्याय, स्वाध्याय और उस स्तर को स्पर्श करने का लगातार प्रयास। और आप जानते हैं संस्कृत जो विषय है वो गणित शायद मंद पड़ जाए, गणित शायद पीछे हट जाए, जितनी ज़्यादा वैज्ञानिकता संस्कृत के शब्दों में, संस्कृत के वाक्यों में और संस्कृत के श्लोकों में है। यहाँ वैज्ञानिकता भी है, मधुरता भी है, रागात्मकता भी है और वियोग की भी स्थिति है। संस्कृत में जो कुछ भी है बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की है। इसमें रागात्मकता, विरागात्मकता, वैज्ञानिकता, गणितीय पद्धति सब कुछ है।
तो आप देखेंगे इसमें जो सृजनात्मकता है उसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो शब्द हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है व्याकरण के बारे में। हमारे यहाँ जो शब्द हैं वो महज वाक्य के लेखन के लिए शब्द नहीं है। हमारे यहाँ शब्द ब्रह्म की परिकल्पना है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे आचार्यों ने शब्द को ब्रह्म माना है। शब्द को ब्रह्म माना जाना ऐसी विलक्षण बात है कि जन सामान्य इसके बारे में सोच नहीं सकता है। इतनी अधिक हमारे यहाँ शब्दों की मान्यता रही है। शब्द ब्रह्म। भर्तृहरि ने इस बारे में पूरा एक दर्शन प्रस्तुत किया है। तो मैं ये नहीं कहता कि हम शब्द को ब्रह्म की तरह देख करके व्यवहारिक बातों से अलग हो जाएं। जहाँ शब्द को ब्रह्म माना गया है, वहीं दूसरी ओर शब्द के साथ जो वैज्ञानिकता है, शब्द के साथ जो व्यावहारिकता है, वो भी अपने आप में बहुत ही विशिष्ट प्रकार की है। सब जगह नियम भी हैं, अपवाद भी हैं। तो जैसे सचक्रम पूछा गया था, यदि हम उसको स्पर्श कर पाते हैं, यदि हम उसे लिख पाते हैं, तो निश्चित रूप से आईएएस के परीक्षा प्रश्नोत्तर लेखन विधि यदि हम सीख लेते हैं तो 350 प्लस अंक आराम से पाया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ चर्चा करूँ सचक्रम की, तो सचक्रम के विषय में विस्तार से यदि मैं लेखन करूँ तो सबसे पहले हमारा लौकिक विग्रह होगा चक्रेण युगपत्। चक्रेण युगपत् इति लौकिक विग्रहे, इति लौकिक विग्रहे। देखिए, इसका ठीक ठाक बोध होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आईएएस की परीक्षा में एक तो आता है 1 नंबर का प्रश्न, दूसरा आता है 2 नंबर का प्रश्न। तो 1 नंबर के प्रश्न में हम 2 पंक्ति लिख सकते हैं, तो 2 नंबर के प्रश्न को 4 या 5 पंक्ति में भी लिख सकते हैं। जैसे ही हमें 5 पंक्ति लिखने का मौका मिलता है तो स्पष्ट है कि हमें 5 पंक्ति में 2 नंबर प्राप्त करने के लिए कुछ विशिष्ट बात लिखनी ही चाहिए। यदि 1 अंक का है और 2 पंक्तियों में लिखना है, तब भी हम संक्षेप में, जैसा मैंने बताया पहले, आप केवल अनुबंध लोप जब कहते हैं तो अनुबंध लोप में कम से कम 2 पृष्ठ की बात समाहित होती है। और यदि आप अनुबंध लोप को व्याख्या विस्तार देना चाहें तो 2 पेज हो जाएगा। और यदि 2 पेज न लिख करके आप संक्षिप्त में बताना चाहें तो अनुबंध लोपे कह के, केवल अनुबंध लोपे एक शब्द कह के आप 2 पृष्ठ के काम से बच सकते हैं। यानी यह एक ऐसा प्राकृतिक और दिव्य शब्द है, दिव्य संस्कृत है, कि इसको चाहे तो आप इतना लंबा चौड़ा खींच सकते हैं और चाहे तो उसे एक संक्षेप में कह सकते हैं। मैं एक दिन इस चीज का दिग्दर्शन करूंगा। अनुबंध लोपे कहने से 2.5 पेज के लेखन के काम से बच सकते हैं, और अनुबंध लोपे की व्याख्या करें हम तो हम 2.5 पेज में जाके इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जब वो 1 नंबर का प्रश्न पूछता है तो अनुबंध लोपे आदि शब्दों का प्रयोग करके हम 2 पेज की बात को 1 पंक्ति में लिख सकते हैं। और यदि 2 अंक का प्रश्न आता है तो 2 अंक के प्रश्न में हम 2 लाइन की बजाय 4 लाइन लिखें, जैसा कि लिखा रहता है। उसमें लिखा चतुर्सु पंक्तिसु उत्तरम लेख्यम, ऐसा स्पष्ट लिखा रहता है। तो जब 4 पंक्तियों में, अच्छा हमारी टेंडेंसी क्या है, संस्कृत को पता नहीं क्या समझा है लोगों ने, संस्कृत को छोटे बच्चे की तरह, 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों की तरह एक काम चलाऊ फटाफट कोई ऐसी वस्तु मान के प्रयोग में लेते हैं, उसमें सारा अनुशासन टूटता है और फटाफट वाला काम चाहे संस्कृत में हो चाहे किसी अन्य विधा में हो, सब व्यर्थ चौपट हो जाता है। क्योंकि संस्कृत, जैसा मैंने बताया, एक ऐसी व्यवस्थित विद्या है, एक ऐसा व्यवस्थित ज्ञान है कि यहाँ पर एक चरण छोड़ के दूसरे चरण में जाते हैं तो ये सारी व्यवस्था, सारी परंपरा बाधित हो जाती है और दिखाई दे जाता है कि आपने वैज्ञानिक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया है। तो देखिए, सचक्रम की जब हम व्याख्या करेंगे तो ये बहुत ही सुनिश्चित है कि आपको हर बार किसी भी समास का लौकिक विग्रह लिखना आवश्यक है। चक्रेण युगपत् इति लौकिक विग्रह। परीक्षक पूछता भी है, लौकिक विग्रहम लिखित्वा अस्यार्थ लेखनीयः। तो सबसे पहले विग्रह हो गया, लौकिक विग्रह। इसके बाद इसका दूसरा चरण है, मैं इसे क के अंतर्गत लूंगा। ख के अंतर्गत हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे। अलौकिक विग्रह में हम कहेंगे चक्र टा और सह इत्यलौकिक विग्रह। इत्यलौकिक विग्रह।
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसमें हम ये बताएंगे कि जब ऐसी स्थिति बनती है चक्र टा सह, अब यहीं पर अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्धर्था भावतया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व यौग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु, इतना लंबा चौड़ा सूत्र है, लेकिन आपको सूत्र से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र आपकी सुविधा के लिए है, सूत्र हमारी सुविधा के लिए है। तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्धर्था भावत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व यौग पद्य। अब देखेंगे युगपद भाव यौगपद्यम। देखिए युगपद भाव यौगपद्यम। युगपद भाव यौगपद्यम। युगपद का शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ। एक साथ होने के भाव को यौगपद कहते हैं। तो यौगपद अर्थ में ये अव्ययम विभक्ति समीप इत्यादि जो सूत्र है ये समास करता है। तो जब ऐसी स्थिति हुई तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि से इसकी समास संज्ञा हो गई, इस शब्द की पूरे की समास संज्ञा हुई। समास संज्ञा होने के बाद सह के स्थान पर समास संज्ञा होने के बाद सह के स्थान पर स आदेश किया गया, क्योंकि जब कभी सह होता है तो स के स्थान पर स आदेश हो जाता है। तो स के स्थान पर स आदेश होने पर हमारी जो स्थिति बनती है वो बनता है चक्र टा और स, ऐसी स्थिति बनती है 3 नंबर गौ में। इसके बाद फिर घ में, जब हम घ में आते हैं तब हमारे पास ये जो चक्र टा स ये स्थिति है, यहाँ पर स का उपसर्जन संज्ञा होके पूर्व प्रयोग हो जाता है। तो स का उपसर्जन संज्ञा होके जब हम पूर्व प्रयोग करते हैं तो बनता है स चक्र चक्रटा। और समासत्वात् प्रातिपदिक सुप धातु प्रातिपदिक से सुप का लुक हो जाता है। टा का लुप होने के बाद हमारी अगली स्थिति बनती है अंग में सचक्र। सचक्र बनने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा या अक्षुणत्वात्, यानी इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो हुई है। प्रातिपदिक संज्ञा यद्यपि चक्रटा स की हुई थी, तो चक्रटा स की प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण बदलाव होने की वजह से सचक्र की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में एक देश विकृत मनन्यवत एक नियम है। एक देश विकृत मनन्यवत, इस नियम से एक देश विकृत मनन्यवत, इस नियम से एक सिद्धांत आया कि भाई एक देश ही विकृत हुआ है, एक अवस्था विकृत हुई है, तो इस विकृति के कारण संपूर्ण को अन्य शब्द नहीं माना जा सकता, संपूर्ण अन्य नहीं बन सकता है। तो संपूर्ण अन्य नहीं है तो वही है, इसका मतलब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण है। तो प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण है तो फिर इसमें पुनः विभक्तिकारी होके हमारी स्थिति बनेगी स चक्र सु। सचक्र सु बनने के बाद सु का विभक्तिकारी होगा। सु का विभक्तिकारी का मतलब है सचक्र के साथ जो आपका सु है, सु को अभिभाव समास होने के कारण ये नपुंसक लिंग होगा, सु के स्थान पे अम होगा, पूर्व रूप होगा, और आगे चल के जो रूप बनेगा विभक्तिकारी के बाद उससे हम कहेंगे सचक्रम। यहां पर आकर जो है रूप सिद्ध होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में हम इसे संस्कृत में ऐसे कहेंगे, हम इसे ऐसे कहेंगे चक्रेण युगपद इति लौकिक विग्रहे चक्रटा सह इत्यलौकिक विग्रहे सह स्थाने स आदेशे, सह स्थाने स आदेशे। और फिर सकारस्य उपसर्जन संज्ञायाम उपसर्जन पूर्वम इति सूत्रेण सकारस्य पूर्व प्रयोगे
स चक्र इति जाते, विभक्ति लोपे स चक्र इति जाते, एक देश विकृत मनन्यवत इति नियमेन प्रातिपदिक संज्ञाया अक्षुण्णत्वात् पुनः विभक्ति कार्ये सचक्रम इति रूपम सिद्धम। इस तरह से परीक्षा की देखना चाहता है कि आप लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह और समास की जो प्रक्रिया है, और जो कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम 3-4 सूत्र लगा देते हैं, उस सूत्र के कारण कुछ दिखाई नहीं देता है। उदाहरण के लिए हमारे पास जो ये प्रयोग आ रहा है, इस प्रयोग में आप देखेंगे इसमें कहीं भी अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थता भावत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव जो सूत्र है, उस सूत्र से क्या काम हुआ है? देखिए, कहीं कुछ दिखाई दे रहा है आपको? उस सूत्र से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये एक तरह से अवधारणात्मक चीज है कि हम अव्यम विभक्ति समीप इत्यादि सूत्र से चक्र टाक की हम समास संज्ञा करते हैं। तो समास होना जो है वो समास संज्ञा होना ही है। वास्तव में एक अवधारणात्मक विशेषता है कि हम इसकी समास संज्ञा करते हैं। समास संज्ञा होने के कारण ही आगे चल के ट का लोप हो पाता है, स का पूर्व प्रयोग हो पाता है, फिर विभक्ति कार्य होकर के अम जुड़ पाता है और हम सचक्रम शब्द का प्रयोग करते हैं। इस तरह से सचक्रम सिद्ध होता है। हालांकि परीक्षा के हिसाब से तो इतना सा ही प्रयोग काफ़ी है। आगे यदि इसके बारे में बात करें तो आश्चर्य की बात यह है कि सचक्रम शब्द के एक ही रूप बनते हैं। यानी राम शब्द के निश्चित रूप से 24 रूप बनते हैं, लेकिन सचक्रम शब्द का रूप जो चलेगा वो इस तरह से चलेगा। सचक्रम 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 प्रथमा का, द्वितीया में सचक्रम सचक्रम सचक्रम, तृतीया में सचक्रम सचक्रम सचक्रम, चतुर्थी में सचक्रम सचक्रम सचक्रम, पंचमी में पुनः सचक्रम सचक्रम सचक्रम, षष्ठी में सचक्रम 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 और सप्तमी में सचक्रम सचक्रम सचक्रम। कितनी विशिष्ट बात है ये कि इस शब्द का रूप केवल एक ही बनता है, एक ही बनता है। हाँ, विकल्प से तृतीया में, पंचमी में, सप्तमी में इसके अन्य रूप भी लिखे जा सकते हैं, पर हम विकल्प को एक तरफ रखें और ध्यान रखें यदि हमें इनका प्रयोग करना हो तो यदि नपुंसक लिंग में ही इसका प्रयोग होगा, और ये जो प्रयोग होगा इस प्रयोग के आधार पर हम अनुवाद आदि में भी काम में ले सकते हैं। है विशिष्ट बात की नहीं है, देखिए, क्योंकि ये अव्यय संज्ञा समास होने के बाद भी इसका जो रूप चलेगा वो केवल एक जैसा चलेगा। केवल तृतीया में, पंचमी में और सप्तमी में, अर्थात तृतीया में सचक्रेण, पंचमी में सचक्रात सचक्राभ्याम सचक्रेभ्यः, और सप्तमी में सचक्रे सचक्रे सचक्रयोः और सचक्रेषु, ये रूप बन सकते हैं। आप चाहें तो बना सकते हैं, अन्यथा यदि आप चाहें तो पूरा नपुंसक लिंग रख के, अच्छा केवल सचक्र के साथ नहीं है, जितने भी अभिभाव के समास हैं सबके साथ यही व्यवस्था है। और ये इतनी सुंदर व्यवस्था है और इतनी कम श्रम वाली व्यवस्था है कि हम इसका प्रयोग धड़ल्ले से अपने संस्कृत वाक्य में कर सकते हैं। तो इस तरह से जो लेखन की प्रक्रिया है उसमें यही बताना चाह रहा था कि कभी भी हम जब समास की बात करते हैं तो समास की बात में सबसे पहले लौकिक विग्रह, नंबर 2 पर हम लिखते हैं अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, फिर समास, शुभ लुक, शुभ लुक, फिर उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग, फिर इसके बाद 6 नंबर में विभक्ति कार्य, और शब्द सिद्धि। ये मैंने हिंदी में लिखा है, इसलिए विसर्गों का ध्यान नहीं रखा गया। हिंदी में सबसे पहले लौकिक विग्रह होता है। तो जितने भी समास के चाहे 10 लाख प्रयोग हों, सभी प्रयोगों को हम इस 6 प्रकार के संवर्ग में डाल के, 6 प्रकार की प्रक्रिया में डाल के हम समास के शब्दों को सिद्ध कर सकते हैं। कहीं कहीं थोड़ा बहुत बदलाव होता है,
कहीं पे कुछ नियम लगता है, कहीं कुछ नियम नहीं लगता है, और इसके बाद फिर आप आराम से शब्द सिद्धि बता सकते हैं। यदि ये 4 शब्दों का है तो आप इनको संक्षेप में बोल सकते हैं, जैसे 2 नंबर का है तो ये 4, 5, 6 प्रक्रिया सबको शामिल कर सकते हैं। यदि 2 पंक्तियों का है 1 नंबर वाला, तब हम इसमें से कुछ प्रक्रिया को संक्षेप में बोल के पूरी बात लिख सकते हैं। अर्थात हम 1 नंबर के लिए भी पूरी बात लिख सकते हैं संक्षेप में, और हम 5 नंबर के लिए भी पूरी बात लिख सकते हैं थोड़ा विस्तार करके। इसी को हम संक्षिप्त और विस्तार देके अच्छा सा प्रभाव परीक्षा के ऊपर डाल सकते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखा जाए तो हम आराम से अपने पूर्णांक को प्राप्त कर सकते हैं। और आश्चर्य की बात यह है, सुखद ये है कि कभी भी परीक्षक अपनी अंतः प्रेरणा से नए शब्दों के बारे में नहीं पूछता। परीक्षक ने कभी भी अधिजयपुरम का प्रयोग नहीं पूछा है। हालांकि जैसे अधिहरि है ऐसे अधिजयपुरम है, अधिदेहली है, अधि उदयपुरम है, जितने भी नगरों के नाम हैं, स्थान के नाम हैं, सब में अधि लगा के नए नए हजारों लाखों प्रयोग बनाए जा सकते हैं। लेकिन परीक्षक कभी भी आपके अव्यय प्रकरण के 16 प्रयोगों के अलावा बाहर का नहीं पूछा है। ये जो व्यवस्था है ये संस्कृत का एक बहुत ही सकारात्मक पक्ष है, और संस्कृत में प्रभुत अंक प्राप्त करना बहुत ही सरल हो जाता है। और रटने वालों के लिए तो संस्कृत एक तरह से स्वर्ग है। यदि कोई रट सकता हो उसके लिए संस्कृत स्वर्ग है। यदि कोई समझ सकता हो तो उसके लिए संस्कृत महास्वर्ग है, वैकुंठ है एक तरह से। रटने वाला भी व्यक्ति हो और समझने वाला भी हो तब तो समझिए संस्कृत वैकुंठ है। संस्कृत में आप 400 नंबर ला सकते हैं। इसलिए आप धैर्य रखें, आप विश्वास रखें और संस्कृत को लें। 2022 वाला जो प्रकरण है, जिन लोगों ने 2021 में प्री देने का मानस है, जिनका जो प्री के साथ संस्कृत के विषय में सोचा हुआ है, संस्कृत पहले दिया हुआ है, मैं तो चाहूँगा 2021 हमारी जो स्कीम है उस स्कीम के तहत जिन लोगों ने पिछले वर्षों में संस्कृत को एज ए संस्कृत ऑप्ट किया है उनके लिए 2021 बहुत ही विशिष्ट हो सकता है, क्योंकि उनका बेसिक जो कंसेप्ट है उसके साथ हम जब 400 वाला संस्कृत उनके साथ हम प्रयोग में लेंगे तो बहुत जल्दी वो सीख लेंगे। और वो लोग जो 1922 में संस्कृत लेने की सोच रहे हैं, आईएएस में बैठ रहे हैं, वो भी यदि संस्कृत को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में सोचें, करें तो एक चमत्कार हो सकता है। क्योंकि संस्कृत जो है ना, वास्तव में ठहरी हुई नदी की उस मछली की तरह है जिसे आराम से पकड़ा जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि संस्कृत के इस आह्वान को, संस्कृत के इस अंतरतम सौंदर्य को कोई पहचान ले, कोई इस संस्कृत रूपी नौका का सहारा ले। वो अति दुस्तर जिसे कहते हो आप आईएएस की परीक्षा, उसमें बहुत ही सहज रीत्या आप इस आईएएस की परीक्षा में 350 से 400 के बीच के अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि संस्कृत में जो वैज्ञानिकता है, संस्कृत में जो सुव्यवस्था है, उसका दर्शन आपको करना है आरंभ के अभ्यास में, तो आराम से हो सकेगा। तो मैं अपने वक्तव्य को यहीं विरमित करता हूं और आगे कुछ अन्य प्रकरणों को, अब मैं सूत्र व्याख्या पे आऊँगा। अगले प्रकरणों में सूत्र व्याख्या कैसे किया जाए और कैसे 2 नंबर के प्रश्न में कितना बड़ा किया जाए, 1 नंबर के प्रश्न में कैसे किया जाए, इसकी चर्चा, इसका विश्लेषण मैं प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।